13 नवंबर को प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले होम वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। 10 नवंबर तक चलने वाली होम वोटिंग की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति इन दोनों चरण में छूट भी जाता है तो 9 से 10 नवंबर को दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। उपचुनाव के लिए होम वोटिंग। दस नवंबर तक 2 चरण में घर से मतदान। तीन 3000 से ज्यादा विशेष मतदाता लेंगे हिस्सा। बीते वक्त के साथ 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, लेकिन उससे पहले होम वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 4 नवंबर से 10 नवंबर के बीच 2 चरण में होम वोटिंग कराई जाएगी। अगर कोई छूट जाता है तो 9 से 10 नवंबर को दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान चुनाव में हिस्सा ले रहे राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी मतदान दल के साथ मौजूद रहेंगे। उनके मुताबिक अगर किसी वजह से पात्र मतदाता तय समय पर घर पर नहीं मिलता है तो मतदान दल एक और प्रयास के तहत 9 से 10 नवंबर को दोबारा होम वोटिंग के लिए घर जाएंगे। जानकारी के मुताबिक उपचुनाव में 7 विधानसभा क्षेत्रों के 2365 बुजुर्ग और 828 दिव्यांग समेत कुल 3193 मतदाता घर से डाक मतपत्र के जरिए मतदान करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक 85 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से ज्यादा दिव्यांग मतदाताओं को उनकी सहमति से होम वोटिंग की सुविधा दी जा रही है। इस बीच डूंगरपुर जिले की 84 और झुंझुनू विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए होम वोटिंग कराई गई। 84 विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर होने वाले उपचुनाव के लिए धापू और दिव्यांग राजू ने वोट डाला। 84 में होम वोटिंग के दौरान 319 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता वोट डालेंगे। 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर 10 कैंडिडेट मैदान में हैं। यहाँ बीजेपी से कारीलाल ननोमा, कांग्रेस से महेश रोत और बीएपी से अनिल कटारा समेत निर्दलीय कैंडिडेटों के बीच मुकाबला होगा। और एवीपीडी, एवीएससी की वोटिंग हो रही है दिव्यांगों के लिए। ये भारत सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। इसमें 85 प्लस के आयु वाले और दिव्यांग जनों के लिए घर पर हम होम वोटिंग के जरिए उनको ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं। झुंझुनू में होम वोटिंग के दौरान सबसे पहले नयासर की रहने वाली 100 साल की बुजुर्ग राबिया बानो ने वोट डाला। पूरी प्रक्रिया के बाद वोट डलवाया गया। राबिया बानो के बेटे मोहम्मद फारूक ने कहा कि ये निर्वाचन आयोग का बेहद अच्छा फैसला है। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में 585 पात्र मतदाताओं ने घर से मतदान करने का विकल्प चुना है, जिनमें 229 बुजुर्ग और 156 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। घर पर टीम आई थी वोट लेने के लिए, मैं हमारी माँ का वोट दिला चुका हूँ। अभी स्कूल में ले जाकर वोट दिलाने में परेशानी होती है, गाड़ी में बैठाने के लिए, और इस चीज़ का परेशानी थी। अभी हमारे घर पे आकर ले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसको वोट अभी हम वोट डाल दिया। रामगढ़, दौसा, देवली, उनियारा, झुंझुनू, खींवसर, सलूम्बर और 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सामान्य मतदान 13 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। इन 7 विधानसभा क्षेत्रों में 10 महिलाओं समेत कुल 79 उम्मीदवार मैदान में हैं। रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर आज से होम वोटिंग शुरू हो चुकी है। रामगढ़ विधानसभा सीट पर कुल 222 मतदाताओं ने होम वोटिंग के लिए आवेदन किया था। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग की तरफ से 85 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा दी गई थी। रिटर्निंग अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि रामगढ़ कस्बे में 3 टीमों का गठन किया गया है। रामगढ़ में 222 मतदाताओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। पहले चरण में मतदान को लेकर 18 रूट्स तैयार किए गए हैं। पहले दिन 10 रूट कवर किए जाएंगे, वहीं मंगलवार को बचे हुए 8 रूट कवर किए जाएंगे। एब्सेंटी वोटर्स जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो पीडब्ल्यूडी यानी स्पेशली एबल्ड पर्सन्स हैं, इन लोगों की होम टू होम वोटिंग के लिहाज से
प्रथम भ्रमण के दौरान आज 4 और 5 तारीख को, आज और कल में प्रथम भ्रमण में इनका मतदान होना है। कुल 222 लोगों का मतदान करवाया जाएगा। इसके लिए 18 रूट हम लोगों ने डिज़ाइन करे हैं। 10 रूट आज 4 तारीख को कवर करेंगे, 8 रूट कल 5 तारीख को कवर करेंगे। इस दौरान यदि कोई मतदाता नहीं मिलता है या किन्हीं कारणों से वो मतदान नहीं कर पाता है, तो इसके लिए द्वितीय भ्रमण किया जाएगा, जो 9 और 10 तारीख को शेड्यूल किया गया है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी जयपुर से दूनी जाते समय टोंक में उनका जोरदार स्वागत हुआ। यहां दिया कुमारी मीडिया से रूबरू हुई और उन्होंने उपचुनाव की 7 सीटें जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। कांग्रेस ने खजाना खाली कर दिया था, इससे राजस्थान की हालत बहुत खराब थी। अपील भी करेंगे। सभी जानते हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार राजस्थान में काम कर रही है। 1 साल के अंदर अंदर लोगों ने देखा है कि बदलाव आया है, परिवर्तन आया है। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, सड़कें भी टूटी हुई थी, फाइनेंशियली पूरा का पूरा इन्होंने खाली कर दिया था राजस्थान को, 1 रुपया नहीं बचा था। बहुत बुरी तरह से हमारी हालत, जो आर्थिक स्थिति थी राजस्थान की, वो बहुत ही बेकार थी, बहुत ही खराब थी इस बार। और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, ये सब लोगों ने देखा है 5 साल। उपचुनाव के रण में सचिन पायलट की एंट्री हो चुकी है। दौसा सीट पर सचिन पायलट ने अपने चुनावी प्रचार का आगाज किया और इसके लिए वो कांग्रेस प्रत्याशी डीसी बैरवा के समर्थन में प्रचार करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दर्जनों गांव का दौरा किया और दौसा के कुंडल में जनसभा को भी संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने के दौरान हुए पूरी तरह भाजपा पर वो हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि भाजपा के 11 महीने के शासनकाल से जनता त्रस्त है और इस उपचुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। उन्होंने दावा किया कि दौसा समेत प्रदेश के सभी 7 सीटों पर कांग्रेस उपचुनाव जीतेगी। लगा ले, तंत्र लगा ले, संतरी मंत्री पूरे यहाँ डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन दौसा ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है। मुरारी मीणा जी का साथ दिया, हमारा साथ दिया। आज डीसी बैरवा जी उम्मीदवार हैं, भारी मतों से जीत कर जाएंगे यहाँ से। के भाई है जगमोहन मीणा, कितना कड़ा मुकाबला कांग्रेस। देखिए, चुनाव होता है, मैं किसी के बारे में कभी टिप्पणी करता नहीं हूँ, मैं इस प्रकार की राजनीति नहीं करता हूँ, लेकिन चुनाव विचारधारा का है, चुनाव पार्टियों का है। और भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में 10 साल से लोगों को जो विश्वासघात एक तरह से किया है, उसको लोग देख रहे हैं। और साल भर से सरकार बीजेपी की राजस्थान में है। हमारी सारी स्कीम्स को उन्होंने बंद किया है। जन कल्याणकारी योजना जो हमारी सोच है राहुल गांधी जी की, खड़गे जी की, उसको उन्होंने बंद करने का काम किया। में उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांबू के दौरे पर जन सैलाब उमड़ा। भांबू के चुनावी दौरे में जनता का भरपूर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। इस दौरान भांबू को लड्डुओं से तौला गया। इसके बाद प्रतापपुरा पहुंचे भांबू का ग्रामीणों ने गर्मजोशी से स्वागत किया और केलों से तौलकर अभिनंदन किया। इसी कड़ी में राजेंद्र भांबू ने प्रतापपुरा पंचायत के गांवों से जनसंपर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है। देसूसर में आयोजित कार्यक्रम में राजेंद्र भांबू ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जनता में खरा उतर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं कोई बड़ा राजनेता नहीं, बल्कि एक सेवक के रूप में आपकी सेवा करने आया हूं। मानित और जनहित प्रत्याशी श्रीमान राजेंद्र जी भांबू का भारतीय जनता पार्टी का वातावरण बना हुआ है और गांव में जिस प्रकार जनसंपर्क तो इतना अधिक हो रहा है कि मतलब जहाँ भी जाते हैं लोगों का इतना बड़ा स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। जगह जगह जनसैलाब उमड़ रहा है और युवाओं में बहुत जोश है, भारी समर्थन मिला है। इसके कारण जो भी कार्य करेंगे उनमें भी देरी हो रही है, लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि एक अलग ही तरह का माहौल है। अलवर से खबर, जहां अकबरपुर गांव में नाली सफाई को लेकर हुए झगड़े में मां बेटे का सिर फोड़ने का मामला। शहर के चूरू रोड पर स्थित अंबेडकर नगर में बीती रात चोरों ने एक मकान में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर करीब 80 से 90 लाख रुपए की ज्वेलरी और नगद चुरा ले गए। इसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा था कि पीड़ित परिवार अपनी पत्नी, बेटे, बहू के साथ अपने दूसरे मकान में थे और वहीं पर सो गए। सुबह जब उनकी पत्नी घर आई तो घर में सामान अस्त व्यस्त पड़ा मिला। वहीं कमरों में रखे जेवरात और नकदी भी गायब मिली। मेरे मकान में चोरी होगी, यानी मैं 4:30 बजे आया, जब देखा तो करीबन आधी किलो से ऊपर सोना हो, 5 किलो चांदी और 2.5 लाख रुपया नगद था और मारो
या एक पेटी चुर्गी सिलेंडर लेगा, और भी दिलबाग बीड़ी सिगरेट पड़ी वो भी लेगा। यानी मार्ग तो बीड़ी का पैसा भी नहीं है वक्त। हमारे रात में तो शाम का मम्मी पापा रगड़े सोना चल गया, मैं तो अड़े रात में तो काल ही आया रात से, नहीं बैठे चल गया, बैठे ही सो गया। सुबह आया ये 4:30 बजे, ये दोनों दरवाजा का लोग खोल डाई, चाबी से वापस ढके डाई, और ये सबको लोग सबका टूटा हुआ। मैं हमारा बाईपास पर मकान है, जब बड़ी साफ सफाई कर रहा कल, जब बैठे ही सो गया ये मम्मी पापा भी नहीं अठे ही रही, रवा अठे ही। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में आज मरीजों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। डेंगू समेत अन्य मौसमी बीमारियों के खतरे को देखते हुए अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन पर्ची काउंटर पर मरीजों और उनके परिजनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। दीपावली की छुट्टियों के बाद अस्पताल खुलने के बाद आज मरीजों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कई मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाया तो कई मरीज बिना इलाज के ही घर लौट गए। एमबीएस अस्पताल की ओपीडी का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। कोचिंग नगरी में डेंगू जैसी मौसमी बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल की ओपीडी की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, जहां आप देख सकते हैं मरीजों और उनके परिजनों की लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं। हालांकि यहां पर्ची काउंटर पर अतिरिक्त कार्मिकों की ड्यूटी नहीं लगाई गई है, लेकिन जितने काउंटर हैं वो तमाम काउंटर पर लंबी लंबी महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग जो है कतारें आपको देखने को मिल सकती हैं। ये तमाम जो मरीज हैं और उनके परिजन हैं ये पर्ची कटवाने के लिए यहाँ बैठे हैं। कई घंटों के इंतजार के बाद भी संभवतः उनका नंबर नहीं आ रहा। कुछ लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, आपसे जानना चाहते हैं कितनी देर से खड़े हैं? 1 घंटा पर हो गया, अभी तक नंबर नहीं आया। क्या परेशानी क्या आ रही है? मालूम नहीं है वहाँ पे। आप बताइए क्या परेशानी आ रही है? कितनी देर से खड़े हैं आप? 1-1.5 घंटा हो गया हमने। 1.5 घंटा? क्या पर्ची कटवा रहे हैं? हाँ। पर्ची कटवाने में भी नंबर नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। लंबी लंबी जो है मरीजों की कतारें आप देख सकते हैं और उनके परिजन जो कि पर्ची कटवाने के लिए यहाँ एमबीएस अस्पताल की ओपीडी कक्ष में यहाँ आए हैं। हालांकि अभी पर्ची कटवाने के बाद ये डॉक्टर कक्ष में जाएंगे, वहाँ भी आप इनको लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ेगा, उसके बाद ही इलाज मिल पाएगा। बताया जा रहा है कि दीपावली की छुट्टियाँ होने के बाद जब अस्पताल खुले तो मरीजों और उनके परिजनों की भारी भीड़ जो है अस्पताल में उमड़ पड़ी। कोटा से न्यूज 18 हिंदुस्तान के लिए ओम प्रकाश मारू। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा एक दिवसीय दौरे पर चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद मेजर नटवर सिंह शक्तावत उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर उन्हें लाभान्वित कर रही है। 2016 से पूर्व इन्हें विकलांग कहा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी भावनाओं को समझकर दिव्यांग शब्द रखा। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों में दिव्य शक्ति होती है, इसलिए वो इच्छा शक्ति के अनुसार जीवन के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। शिविर में 1304 लाभार्थियों को 141.11 लाख रुपए के 2072 सहायक उपकरण वितरित किए गए। हम सबको एक बात जानना होगा कि 2016 से पहले इनको विकलांग, एक तो शारीरिक दृष्टि से वैसे वो अपने कष्ट से समृद्ध जीवन जीते थे, ऊपर से विकलांग जैसा शब्द कहकर के उनके मन को दुखी करने का काम करते थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनकी भावनाओं को समझकर विकलांग शब्द हटा करके उसको दिव्यांग शब्द रखने का काम किया और दिव्यांग सशक्तिकरण का विभाग हमारा लक्ष्य बनाने का काम किया। विश्वविख्यात पुष्कर पशु मेले की औपचारिक शुरुआत कर दी गई है, जो 17 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, जबकि पुष्कर धार्मिक मेला 9 नवंबर से शुरू होगा, जिसमें कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। वहीं पशु मेले के लिए पशुपालन विभाग की ओर से पशुओं की गणना के लिए चौकियां बनाई गई हैं और अब तक मेले में 1000 से ज्यादा पशु पहुंच भी चुके हैं, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही मेले में 2000 से ज्यादा जवान और पुलिस अधिकारी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा यातायात व्यवस्था को बेहतर रखने के लिए चेकपोस्ट बनाए जाएंगे। साथ ही मेले के पुराने स्वरूप को फिर से लौटने के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
पुष्कर में हर वर्ष ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला आयोजित किया जाता है, जिसके बेसिकली दो इसके डिपार्टमेंट हैं। एक तो जो पशुपालन विभाग है, वो जो पशुओं से संबंधित, जिसमें बेसिकली कैमल्स और हॉर्सेस का एक खरीद फरोख्त यहाँ पे की जाती है। देश विदेश से पर्यटक भी इसको देखने आते हैं। दूसरा जो धार्मिक मेला है, जिसमें कि एकादशी और पूर्णिमा के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। तो दोनों को लेके ही हमने इसमें बिल्कुल सुरक्षाएं करी हैं। हम लगभग 2000 का जाब्ता पुलिस का, अफसरों का, जवानों का दोनों पारियों में रहेगा। पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला है और पूरे इंडिया में नहीं, वर्ल्ड ओवर फेमस है। और राज्य सरकार की मंशा है कि इसको और अधिक अच्छे से और अधिक भव्य तरीके से इसको इस बार हम मनाएं। उसी के अनुरूप हमने सभी विभागों के साथ लगातार हम पिछले 3 माह से इसकी तैयारियां की समीक्षा हर वीक कर रहे हैं और सभी विभागों ने अपने जो कार्य हैं वो पूर्ण कर लिए हैं। राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री रहे गुरजंट सिंह बराड़ का आज उनके गांव 5 LNP में अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व राज्य मंत्री गुरजंट सिंह बराड़ के अंतिम संस्कार में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और लोगों ने शिरकत की और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गौरतलब है कि दिवंगत राज्य मंत्री गुरजंट सिंह बराड़ के पोते गुरबीर सिंह बराड़ सादुल शहर विधानसभा से बीजेपी से विधायक हैं।